स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट पर। देखिए, आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोहलबर्ग का सिद्धांत। इसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, उसको डिटेल से हम लोग जानेंगे। इससे संबंधित प्रश्न भी देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर पिछले सीटेट में जितने भी किया हुआ होगा, प्रश्न दिया हुआ होगा, उन सभी को देखेंगे। इसके पहले हम लोग पियाजे का वीडियो देखे थे। पियाजे का 2 वीडियो हम बनाए हुए हैं। दोनों वीडियो में विथ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन को देकर हम बनाए हुए हैं। आप उसको डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर आज आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज का टॉपिक है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। इसके अलावा इसमें हम लोग देखेंगे प्रश्न करते हुए इस सिद्धांत को भी समझेंगे, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहले कोहलबर्ग के बारे में बताते हैं। कोहलबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और जब पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया तो उसके बाद कोहलबर्ग ने भी संज्ञानात्मकता पर शोध करते हुए, देखिए अलग अलग जो तीनों थे, पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, तीनों ने जो सिद्धांत दिए संज्ञान पर ही शोध किए, इसलिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तीनों को कह सकते हैं। लेकिन कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की ने जो अलग अलग शोध किए तो उसके सिद्धांतों को, उनके सिद्धांतों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास का सिद्धांत। हम लोग जानते हैं कि नैतिकता क्या होता है, जिसको मॉरलिटी कहते हैं। मॉरलिटी में क्या होता है? नैतिकता हम उसको कहते हैं जब अपने लोगों के हिसाब से, अपने परिवार के हिसाब से या अपने समाज के हिसाब से जब हमको ये पता चल जाता है कि ये करना उचित है, ये करना अनुचित है, जब ये पता चल जाए कि ये सही है, ये गलत है, जब ये पता चल जाए कि ये सच है और ये झूठ है, तो जब हम सच उचित का हमको ज्ञान हो जाए तो इसको नैतिक विकास कहा जाता है, नैतिकता कहा जाता है। अब देखिए, पियाजे ने नैतिक विकास के सिद्धांत को 6 स्तरों में बांटा। देखिए, ये प्रश्न रहता है, लोग 3 मार देते हैं, 1, 2 और 3, लेकिन 6 स्तरों में बांटा। पहले तो 3 वर्गों में विभाजित किया उसने। पूर्व पारंपरिक अवस्था जो 4 से 10 वर्ष था, फिर पारंपरिक अवस्था जो 10 से 15 वर्ष था, और उत्तर पारंपरिक अवस्था जो 15 से ऊपर था। फिर इस पूर्व पारंपरिक अवस्था को 2 भागों में बांटा, आज्ञाकारिता एवं दंड, अहंकारी अवस्था, फिर इसमें पारंपरिक अवस्था में प्रशंसा की अवस्था और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। उत्तर पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत समाज के साथ संबंध, सार्वभौमिक नैतिकता। ये मिलाकर 6 स्तर हो जाते हैं। एक बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को कितने स्तरों में बांटा है, तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या होगा? 6 मारिएगा, एकदम 3 नहीं मारिएगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए, इसने जो अपना शोध किया, शोध के आधार पर कई तरह के बच्चों को कई तरह की कहानियाँ सुनाई गई और उस कहानियों में से उसको 2 बात पर जोर दिया। 2 बात उसने खोजा। क्या खोजा? एक नैतिक दुविधा और दूसरा नैतिक तर्कना। इसको समझ लेंगे ना तो ये सिद्धांत समझने में थोड़ा सुविधा होगा। नैतिक तर्कना। देखिए, उसने एक कहानी हैनाज वाला सुनाया था कि एक एग्जाम्पल के रूप में हैनाज की बीवी बीमार पड़ गई और जब वो डॉक्टर के पास ले गया तो उसको पता चला कि इसको गंभीर बीमारी है और इसके लिए एक नए आविष्कार किए हुए मेडिसिन की आवश्यकता है। तो पता चलता है कि ये मेडिसिन किसी व्यक्ति के पास है। उस व्यक्ति के पास जाता है तो वो व्यक्ति जो है इसको कहता है हैनाज को कि आपको 10 गुना दाम लगेगा। पूरा मिन्नत किया, पूरा रिक्वेस्ट किया, फिर भी उसको दवाई नहीं मिला। लेकिन अब उसके मन में ये तर्क करने लगा, सोचने लगा कि हम क्या करें। तो उसको नैतिक तर्कना कोहलबर्ग ने कहा। और भी इससे जुड़े हुए बात बताएंगे, पहले कहानी पूरा कर लेते हैं। नैतिक दुविधा क्या हो गया कि अब बीवी को बचाना जरूरी था, तो उसने क्या किया कि उस दवाई को एक रात चोरी कर ली। तो अब यहाँ सवाल है कि पहले तो बच्चों से पूछा कि क्या चोरी करना सही है, बच्चे बोले नहीं। तो ये उसका नैतिक तर्कना था। नैतिक तर्क के आधार पर उसने ये जवाब दिया। दूसरी बात कि जब बच्चे को ये कहानी सुनाई गई तब वो दुविधा में पड़ गए कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चे बोल दिए क्या
कि हाँ करना चाहिए क्योंकि उसकी बीवी की जान जा रही थी, कुछ बोल दिए नहीं चोरी करना गलत बात है। तो इस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों के अंदर नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना, यानी जब हम किसी चीज़ के बारे में नैतिकता के आधार पर तर्क करते हुए काम करते हैं तो उसको कहा जाता है नैतिक तर्कना। और जब हम दो रास्ता में दो डिसीजन में फंस जाते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग नैतिक दुविधा। आइए इसके स्तर को देख लेते हैं हम लोग। कोहल वर्ग ने 3 भागों में बांटा, पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था और उत्तर पारंपरिक अवस्था। पूर्व पारंपरिक अवस्था को 4 से 10 वर्ष रखा, ये उम्र भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है 15 से ऊपर। अब देखिए पहला पूर्व पारंपरिक अवस्था क्या? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पहले पारंपरिक क्या होता है कि जब हम अपने समाज के परिवार के परंपराओं को जान जाते हैं तो उसे परंपरा कहा जाता है, जो हमारे समाज में प्रचलित है। कैसे धर्म अपनाना है, कैसी भाषा बोलनी है, कौन सी बात बोलनी चाहिए, कौन सी बात नहीं बोलनी चाहिए, या जो परंपरा है चाहे वो संस्कृति से संबंधित ही क्यों न हो। तो उसने पूर्व पारंपरिक अवस्था 4 से 10 वर्ष का, उसने कहा कि बच्चों में ये पारंपरिक ज्ञान उसको नहीं होता है। 4 से 10 साल के बीच में आपका धर्म क्या कहता है, आपका समाज क्या कहता है, आपका परिवार क्या कहता है, आपका नियम क्या कहता है, आपकी संस्कृति क्या कहती है, इन सभी चीज़ों से वो अनजान होता है। इसलिए कोहल वर्ग ने इसे पूर्व पारंपरिक अवस्था कहा। अब इस पूर्व पारंपरिक अवस्था को 2 भागों में बांटा, एक आज्ञाकारिता एवं दंड, दूसरा अहंकारी अवस्था। देखिए आज्ञाकारिता एवं दंड की अवस्था इसलिए कहा कि कोहल वर्ग कहते हैं कि बच्चे इसलिए किसी की आज्ञा को पालन करते हैं, इसलिए उसकी आज्ञा को पालन करते हैं क्योंकि उसको डर है कि बड़े लोगों के पास कुछ अधिकार होते हैं, कुछ नियम होते हैं, यदि हम नहीं करेंगे तो हमको क्या होगा, दंड मिलेगा। और इसलिए आज्ञा का पालन करते हुए उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही भावना होती है कि बड़े लोगों के पास कुछ अधिकार होते हैं। तो इसको कहा कोहल वर्ग ने पूर्व पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आज्ञाकारिता एवं दंड की अवस्था। दूसरा है अहंकारी अवस्था। देखिए अहंकारी अवस्था क्या होता है कि इस अवस्था में बच्चा स्वलाभ से जुड़ा रहता है, स्वलाभ। अब बच्चे जैसे दूसरे इसी अवस्था के दूसरे स्टेज में बड़े होने लगते हैं तो बच्चा सोचता है कि हम जो ये काम करेंगे हमको क्या मिलेगा, हमको क्या बेनिफिट होगा। तो इस अवस्था को वस्तु विनिमय यानी विनिमय एक्सचेंज जिसको कहते हैं हम लोग। विनिमय क्या हुआ कि जब हम किसी चीज़ को या कोई चीज़ आदान प्रदान करते हैं, लेन देन करते हैं तो उसको विनिमय कहते हैं। तो बच्चे का इस अवस्था में क्या होता है, अहंकारी अवस्था में क्या होता है बच्चे के साथ कि वह स्वलाभ को सोचने लगता है कि हम किसी काम को क्यों करें, हमको उससे लाभ क्या होगा या हमको उससे क्या हानि होगी। दूसरी बात है इसमें क्या, विनिमय। अब यहाँ पर कोई भी चीज़ जब लेन देन करेगा तो वो यही चीज़ सोचेगा, इसलिए कोहल वर्ग इस अवस्था को अहंकारी अवस्था कहा है। तो पारंपरिक अवस्था, अब देखिए क्वेश्चन भी देखेंगे, पहले देख लेते हैं दोनों को। पारंपरिक अवस्था 10 से 15 वर्ष, इसमें जैसे बच्चे 10 साल के होते हैं या 11 साल के होते हैं तो पहली अवस्था को उसने क्या किया, प्रशंसा की अवस्था रखा। पहली अवस्था को प्रशंसा की अवस्था रखा। आइए दूसरी अवस्था हम लोग देखते हैं। दूसरी अवस्था में पारंपरिक अवस्था जो है ये 10 से 15 वर्ष है और इस उम्र में बच्चे अपनी परंपराओं के हिसाब से निर्णय लेते हैं, परंपराओं को समझने लगते हैं कि हमारे समाज में कौन सी परंपरा प्रचलित है, कौन से नियम है, कानून है, संस्कृति है, तो इसके आधार पर निर्णय लेते हैं। तो इसको भी 2 भागों में बांटा, एक प्रशंसा की अवस्था और दूसरी सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। देखिएगा यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था कि अच्छे लड़के अच्छी लड़की, अच्छे लड़के अच्छी लड़की। जब हम बालक को प्रशंसा करते हैं, बालक या बालिका का कोई प्रशंसा कर देते हैं, गुड बॉय, बैड बॉय या वेल डन, अच्छा काम कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि ये समझने लगता है और फिर उसमें नैतिक विकास के आधार पर इसमें संज्ञान होने लगता है। इसी का दूसरी अवस्था है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। अब ये
प्रशंसा के आधार पर यानी परंपरा के आधार पर, नियम के आधार पर, कानून के आधार पर ये बालक समझने जब लगता है तो उसके मन में ये चीज़ चलने लगता है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो समाज में प्रचलित नियम है, कानून है, परंपरा है, रीति रिवाज है, उनके प्रति सम्मान करते हुए यानी उसको बनाए रखना चाहिए। तो सामाजिक व्यवस्था के प्रति ये क्या करते हैं, पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत वो सम्मान करना सीख जाते हैं और इस तरह उसके अंतर्गत नैतिकता का विकास होता है। तीसरा उत्तर पारंपरिक अवस्था, ये 15 से ऊपर अब समाज के साथ संबंध। पहली अवस्था उत्तर पारंपरिक अवस्था क्या है कि ये तो परंपरा के हिसाब से ये समझ ही रहा है कि क्या है परंपरा, क्या है ना नियम कानून, लेकिन इस अवस्था में इसका नैतिकता का स्तर इतना उच्च होता है कि ये समझने लगता है कि समाज में जो परंपरा प्रचलित है वो गलत है या सही है, और अपने स्व डिसीजन पर, स्व निर्णय पर यदि कोई प्रचलित परंपरा है, यदि वो गलत है, नैतिक आधार पर गलत है, तो उसका वो विरोध भी करना शुरू कर देता है या वो चाहता है कि समाज में इसी परंपरा के प्रति बदलाव हो। तो पहला क्या है इसमें उसने कोहल वर्ग ने क्या किया, समाज के साथ संबंध। अब यहाँ पर वो समाज के साथ संबंध करना शुरू कर देता है। समाज के साथ संबंध में क्या होता है कि वो समझने लगता है, समाज के साथ एक संबंध हो जाता है और यहाँ पर वो खुद अपनी चेतना से उचित अनुचित, सही गलत में फ़र्क करना सीख जाता है और अपना नियम यहाँ से चालू कर देता है। दूसरा है सार्वभौमिक नैतिकता। अब देखिए सार्वभौमिक नैतिकता जिसको यूनिवर्सल कहते हैं, सार्वभौमिक नैतिकता में क्या होता है कि जो प्रचलित है, सभी जगह प्रचलित है, वैसी नैतिकता के बारे में इसको ज्ञान होने लगता है और इसके आधार पर इसको ये लगने लगता है कि यदि समाज में कोई प्रचलित नियम कानून गलत है तो उसका वो विरोध भी करता है और अपना कुछ नैतिक तर्कना, नैतिक चिंतन या तर्क देना शुरू करता है। तो ये नैतिकता का उच्च स्तर था ये वाला। अब क्वेश्चन रहता है क्या कोहल वर्ग के अनुसार नैतिकता का उच्च स्तर किस अवस्था में? ऑप्शन ये तीनों रहा तो आप अच्छे से मार दीजिएगा, देखेंगे क्वेश्चन भी। यदि ये 6 में से दे दे तब सार्वभौमिक नैतिकता मारिएगा इसको। तो आइए कुछ क्वेश्चन इसका देख लेते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। अब एक शिक्षक होने के नाते आप कैसे बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कीजिएगा, कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। कठोरता शब्द तो सीडीपी में नहीं है, हम लोग जानते हैं। दूसरा धार्मिक शिक्षा, धार्मिक का भी कोई महत्व कोहल वर्ग नहीं करता है। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। चौथा भी देख लेते, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके। देखिए ये बेहतर आंसर आपका होगा क्या, 4 नंबर। किसी भी नैतिक मुद्दे पर आधारित चर्चा करेंगे तो बच्चे क्या होंगे, उसके अंदर नैतिक मूल्य का विकास हो जाएगा। नियम बनाएंगे, नियम तो मानना और ना मानना तो अलग बात है। अगला क्वेश्चन है कोहल वर्ग के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा कि दूसरे कैसे स्वीकृति देते हैं, यानी परंपरागत हिसाब से। तो किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसको स्वीकृति देते हैं। उत्तर प्रथागत नहीं, अमूर्त संक्रियात्मक ये तो पहले खत्म हो गया, ये तो प्याजे वाली बात कर दी। प्रथागत पूर्व, प्रथा पूर्व यानी जो पहला स्टेज था आपका क्या, पूर्व परंपरागत, वही प्रथा भी उसको कह सकते हैं। और प्रथागत यानी इसका आंसर होगा प्रथागत, जो परंपरागत है इसको परंपरागत भी बोलते हैं हम लोग। नहीं, क्वेश्चन में दे दिया आपका प्रथागत, परंपरागत। तो जब परंपरा होगा तो क्या नियम, संस्कृति, कानून, रीति रिवाज होगा, उसके आधार पर जब कोई मानेगा तो उसको कहेंगे हम लोग प्रथागत। अगला क्वेश्चन है कोहल वर्ग सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा है। अब कोहल वर्ग के अनुसार है सही और गलत प्रश्न। अब बच्चों में सही और गलत प्रश्न का जो है वो किस अवस्था में ले सकता है, जब वो सही और गलत सोचेगा, अवस्था देता तो हम लोग मार देते परंपरागत। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सहयोग की नैतिकता यानी सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन, तो उस समय क्या होगा
की नैतिक तर्कना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सहयोग की नैतिकता से लेना देना नहीं है, नैतिक तर्कना। नैतिक दुविधा में तो वो कौन सा लें डिसीजन, कौन सा ना लें, इसके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कोहल वर्ग कौन सा स्तर, कोहल वर्ग के अनुसार कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति, देखिए यहाँ शब्द है नैतिकता की अनुपस्थिति, यानी वो नैतिक चीज़ों को नहीं जानता है। तो आंसर तो इसका एकदम आसान है, स्तर फर्स्ट जो पूर्व परंपरागत था या प्रथा पूर्व कह सकते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, उसमें नैतिकता का अभाव होता है, अनुपस्थिति होता है। कुछ प्रश्नों को और देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करेंगे। अब समझिए कि किन चरणों में, तो प्राथमिक यानी प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थी किस में रहेंगे, 4 से 10 वर्ष में रहेंगे, नहीं 4 से 10 वर्ष में रहेंगे। तो अब 4 से 10 वर्ष के बीच में क्या होगा, आज्ञा पालन एवं दंडोन्मुखीकरण था, जो पूर्व परंपरागत अवस्था का एक भाग था, यानी पूर्व परंपरागत में होगा ये। दूसरा वैयक्तिक और वस्तु विनिमय, वैयक्तिकता और विनिमय, वैयक्तिकता और विनिमय ये दो था फर्स्ट में, ए और बी। तो ऑप्शन देखते हैं, बी और ए हो जाएगा इसका आंसर। नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन, जो पूरे वीडियो को देखे होंगे ना तो देखते ही आंसर लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आप एक शिक्षक या शिक्षिका के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं। आप एक शिक्षक हैं, ये बड़ा क्वेश्चन था तो हम लिखे नहीं, हम बोल देते हैं के सख्त विरोधी हैं। आप तरह तरह के उपाय करते हैं, कई पोस्टर लगवाते हैं, कहीं पर निर्देश जारी करते हैं, लिखा रहता है। तो आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार से दृढ़ विश्वासी हैं वो किस स्तर के होंगे, सोचिए थोड़ा, क्या हो सकता है कि पारंपरिक होगा, पूर्व पारंपरिक होगा, उत्तर पारंपरिक होगा। देखिए जिसको अपना समझ होगा, जिसको अपना परंपरा का तर्क करने का क्षमता होगा, जिसके अंतर्गत वही इससे जुड़ेगा, तो उत्तर पारंपरिक अवस्था में। अगला क्वेश्चन है किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। विशिष्ट उत्तर यानी किसी बच्चे को आप विशिष्ट उत्तर दे रहे हैं, वेरी गुड, वेल डन, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। अब देखिए यहाँ तक बोल दिए तो फिर भी आप आंसर नहीं सोच पा रहे हैं, वीडियो को देखिए जाकर एक बार। तो इसमें क्या होगा, अच्छी लड़की, अच्छा अनुकूलन, यानी जैसे उसको गुड बॉय गुड गर्ल कहेंगे तो वो अनुकूलन अच्छे से करने लगेगा। तो ये था आज का कोहल वर्ग का वीडियो, इसका सिद्धांत भी दिए और इससे संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्न भी किए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत उपयोगी हो आने वाले सीटेट में। तो अच्छा लगे तो वीडियो को थोड़ा लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।